जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। तो आपको जैसा पता है कि मैं आपके सामने फिर एक बार हाजिर हूं, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था। मैंने आपसे वादा किया था कि हम लोग 15 जो प्रश्नों का एक सीरीज होगा उसको शुरुआत करेंगे, अच्छे तरीके से उसको सॉल्व करेंगे, जो आपके आगे आने वाले जो एग्जाम है उनमें वो आपको काम आएगा। तो हमने कहा था कि जैसे भी प्रश्न होंगे उनको अच्छे से सारी चीजें को ब्रॉडली वे में कवर करते हुए देखेंगे, और ये जो क्वेश्चंस है आपके आने वाले जो एग्जाम है वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। आपके आगे इंडिया के एग्जाम लगा हुआ है जो आपको सितंबर में होने वाला है, उससे पहले अग्निवीर के एग्जाम है, और फिर अग्निवीर में ही नेवी का अक्टूबर में आपका एग्जाम होगा। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख के ये प्रश्न बनाए गए। ये किसी एक के लिए नहीं है, ये आपके सारे एग्जाम को कवर करेगा। ये इसमें कुछ ऐसे प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, एक बार नहीं बार बार रिपीट होते रहे। तो मैंने पहले भी बोला है कि बुक पढ़ना दूसरी चीज होती है, लेकिन बुक के साथ उनसे प्रश्न बनाना वो दूसरी चीज होती है। आप देख रहे होंगे कि बहुत से लोग बुक पढ़ते हैं, लेकिन जब प्रश्न उनको दिया जाता है तो उनसे प्रश्न सॉल्व नहीं हो पाते। और आपके एग्जाम में माइनस मार्किंग वाला सारी चीजें मेंशन की गई कि माइनस मार्किंग भी होगी। तो माइनस मार्किंग है तो क्वेश्चन वही सॉल्व करने हैं जो हमको आ रहे हैं। तो ध्यान रख के सारी चीज देख करके तब प्रश्न सॉल्व करेंगे। ये तभी अच्छे से सॉल्व होगा जब हम प्रैक्टिस किए रहेंगे। तो इसी प्रैक्टिस के सेशन में हम अपने दूसरे वीडियो की शुरुआत करते हैं जो आपके लिए उपयोगी होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसका मैंने नाम रखा है कि ये एक परीक्षा होगी आपके आगे आने वाली परीक्षा के पहले जो हम लोग करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न अपने इस क्रम में हम देखते हैं कौन सा है। तो पहला प्रश्न हमारा हमसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान किसने बनाया था? Who made the Indian Constitution? मतलब पूछ रहा है कि भारतीय संविधान किसने बनाया था। तो भारतीय संविधान आखिर किसने बनाया? क्या किसी एक इंसान ने बनाया या कैसे बन गया भारतीय संविधान? तो ये आपसे प्रश्न पूछता है और आपको ऑप्शन देता है कि क्या भारतीय संविधान सभा ने इसका निर्माण किया, क्या ब्रिटिश संसद ने इसका निर्माण किया, या भारतीय संसद ने इसका निर्माण किया, या गवर्नर जनरल ने किया। आपको पता होगा कि भारत आजादी से पहले भारत में गवर्नर जनरल या वायसराय की प्रणाली थी। तो क्या उन्होंने इसका निर्माण किया, या फिर हमारे यहाँ ब्रिटिशों का राज था तो क्या वो ब्रिटिश संसद ने इसका निर्माण किया? तो आपका आंसर क्या होगा सही, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा सही? इसका आंसर होगा ए आपका सही आंसर होगा बिल्कुल। जो बात करता है संविधान सभा, संविधान सभा ने हमारे भारतीय संविधान का निर्माण किया। संविधान सभा की जो मांग है वो काफी दिनों से उठती रही है अपने भारतीय समाज में, अपने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय में। जैसे कि 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी इसकी मांग करते हैं सबसे पहले, उसके बाद सबसे लास्ट में 1938 में हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इसकी मांग करते हैं कि हमारे यहाँ भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए ताकि हम भारतीय संविधान का निर्माण कर सके। तो इसी क्रम में बहुत से आयोग आते हैं और 1946 में 24 मार्च 1946 में एक आयोग आता है जिसका नाम है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन आता है और इसी के तहत हमारे संविधान सभा की निर्माण होता है, हमारे संविधान सभा का गठन किया जाता है, जो काफी बहुत सी समितियों के द्वारा मिलकर के भारतीय संविधान का निर्माण करती है और हम आज अपने संविधान को देख पा रहे हैं। तो ये हमारा रहा पहला आंसर, पहला क्वेश्चन, पहला प्रश्न, जिसका आंसर क्या होगा? ए। मतलब हमारे संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने बनाया। इस चीज को याद रखिएगा, एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, यही आपका आंसर है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वेयर गिवन इन द बिगिनिंग। मतलब जब शुरुआत में हमारा संविधान बना तो उसमें हमने फंडामेंटल राइट को भी शामिल किया। हमने फंडामेंटल राइट को शामिल किया अपने संविधान के भाग 3 में, जो अनुच्छेद 12 से 36 तक बात करता है। इसी क्रम में हमसे ये पूछ रहा है, 12 से 35 तक बात करता है, जिसमें इसी क्रम में हमसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में जब मौलिक अधिकार को शामिल किया गया तो उसमें कितने मौलिक अधिकार थे? तो आपको आंसर देना है, क्या 7 थे, क्या 6 थे, क्या 7 थे, क्या 4 या 5? तो आंसर आपका क्या होगा? तो आंसर आपका इसमें होगा 7। प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया, जिसको हम क्या बोलते थे? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार हमारे अनुच्छेद 32 के तहत ही दिया जाता था, जिसको बाद में 31 में भी शामिल था वो, जिसको बाद में हमने हटा दिया। और अब वर्तमान में कितने हमारे पास मौलिक अधिकार बचे हुए हैं? तो टोटल 6। संपत्ति के अधिकार को हटा करके एक विधिक अधिकार बना दिया गया हमारे लोगों के लिए, जो अनुच्छेद 300A में
शामिल है। मतलब बिगिनिंग में अगर आपसे पूछेगा शुरुआत में कितने मौलिक अधिकार थे हमारे भारतीय संविधान में, तो 7, और फिर 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया, जिसका नाम क्या था, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जब हटा तो उसको एक विधिक अधिकार की मान्यता दी गई, और जब विधिक अधिकार की मान्यता दी गई तो उसको अनुच्छेद 300A में शामिल किया गया। इसके पीछे बहुत ब्रॉड व्यू है जिसको हम अपने रेगुलर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अभी डिस्कस करना हमारी क्लास को लंबा खींच देगा। अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन हमारी किसकी बात करता है। तीसरा क्वेश्चन हमारी बात करता है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। मतलब पूछ रहा है बाई विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पंचायती राज सिस्टम वाज गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। मतलब पंचायती राज व्यवस्था को कब संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो ये बहुत ही ब्रॉड व्यू है। पंचायती राज व्यवस्था का जो विकास हमारे यहाँ आज से नहीं हो रहा। सन 1870 में मेयो ने सबसे पहले बात की थी पंचायती यानी स्थानीय स्वशासन की, लेकिन बाद में जब रिपन हमारे आते हैं तो रिपन ने पंचायती राज बोर्ड मतलब स्थानीय स्वशासन बोर्ड की स्थापना करता है रिपन सबसे पहले, और उसे हम स्वशासन का क्या बोलते हैं, जनक या पिता भी बोल देते हैं। फिर आगे इस क्रम में हमारे गांधी जी बहुत प्रभावित थे पंचायती राज के विकास से, और इसी में हमने डीपीएसपी में, इसीलिए हमने डीपीएसपी मतलब जो हमारा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है उसके अनुच्छेद 40 में भी पंचायतों के गठन की बात कही गई है। तो हमसे पूछ रहा है कि आखिर भारतीय संविधान में उसे संवैधानिक दर्जा एक स्पेसिफिक पद कब दिया गया, उसको कब हमने डिफाइन किया कि पंचायत भी हमारे संविधान का एक हिस्सा होगी। तो किस अनुच्छेद में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया, वही आपसे पूछ रहा है। तो क्या उसका आंसर होगा, क्या आंसर होगा, 71वें, 72वें या 73वें या 74वें संविधान संशोधन द्वारा। तो आपको पता होगा कि 73वें संविधान संशोधन 1993, इसके तहत हमारे जो पंचायत है या स्थानीय स्वशासन है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके विकास के क्रम में जब हमारा देश आजाद हुआ तो सबसे पहले सामुदायिक राष्ट्रीय विकास मतलब सामुदायिक विकास का स्थापना किया जाता है जो 1952 में होती है। इसी क्रम में 1957 में सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया जाता है। उसके बाद 20 साल बाद 1977 में अशोक मेहता समिति के गठन किया जाता है। बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय पंचायत की बात करता है, किसकी, त्रिस्तरीय पंचायत होगी इसकी बात करता है। फिर आगे जब अशोक मेहता समिति आती है 1977 में तो वो बात करती है द्विस्तरीय मतलब द्विस्तरीय जो समिति होगी जो पंचायती राज व्यवस्था होगी उसकी बात करता है। लेकिन जब 1985 आता है तो 1985 में JV राव समिति जो होती है उसका गठन किया जाता है। फिर आगे 1986 में ML सिंघवी समिति का गठन किया जाता है। जो ML सिंघवी थी उसने सर्वप्रथम बात किया था कि जो पंचायत है या स्थानीय स्वशासन है उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। इसके बाद ही 1993 में एक संशोधन किया जाता है जिसमें भाग 9 को शामिल किया जाता है। भाग 9 एक नया भाग बनाया जाता है और 73वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 243 में पंचायतों को शामिल कर लिया जाता है। तो इस तरह पंचायती राज व्यवस्था जो हमारे संविधान में है वो कब आई, 73वें संविधान संशोधन 1993 में। और एक साथ ही साथ अनुसूची भी जोड़ी जाती है। वो अनुसूची कौन सी थी, 11वीं। इस अनुसूची जो है वो पंचायती राज व्यवस्था की बात करती है। आपको पता होगा कि 73वां संविधान संशोधन पंचायतों से तो 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से बात करता है। और इसी के क्रम में आगे 11वीं अनुसूची के बाद 12वीं अनुसूची शामिल की जाती है जो नगर पालिका या नगर पंचायत से संबंधित है। तो अपना अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन किसकी बात करता है। अगला क्वेश्चन हमारा बात करता है कि भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक जो है उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो क्या भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा, क्या प्रधानमंत्री करेगा या राष्ट्रपति करेगा या वित्त मंत्री या लोकसभा करेगा। तो आपको पता होगा कि जो महानियंत्रक लेखा परीक्षक का पद है वो एक संवैधानिक पद है और संवैधानिक पद के जो लोग हैं उनकी नियुक्तियां कौन करता है, हमारे भारत का राष्ट्रपति। तो हम इसमें कौन सा आंसर टिक मारेंगे, हम आंसर टिक मारेंगे हमारे भारत का
पति। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है, चाहे वो एनडीए का एग्जाम हो चाहे जो एग्जाम हो, उसमें ये आपसे पूछेगा कि नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन बात कर रहा है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है। तो भारत में संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की जा सकती है, आपको ये चीज बताना है। क्या आपने उसे अमेरिका के संविधान से, यूएस के संविधान से, या रसिया के, या ब्रिटिश के, या स्विस यानी स्वीडिश के संविधान से क्या आपने ग्रहण किया है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप ये बताइए, जब भारत में निर्माण हो रहा था संविधान का, तो भारत किससे प्रभावित था। तो भारत एक देश से प्रभावित नहीं था, भारत कई देशों से प्रभावित था, है ना। वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भी प्रभावित था, अमेरिका के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से और रूस के संविधान से भी प्रभावित था। वो जापान के संविधान से प्रभावित था, दक्षिण अमेरिका अफ्रीका के संविधान से भी प्रभावित था। इसी क्रम में सारी चीजें चलती रही। तो हमारे यहाँ 200 सालों तक राज किया किसने, ब्रिटिशों ने। एक तरह से 200 सालों तक ब्रिटिशों ने हमारे ऊपर राज किया और उन्होंने संसदीय प्रणाली अपनाई थी। तो हमने देखा कि क्या हमें संसदीय प्रणाली अपनाना सही रहेगा या नहीं। तो हमको लगा कि हाँ, हमारे यहाँ उत्तरदायित्व वाली एक सरकार होनी चाहिए जो संसदीय प्रणाली में आती है। इसीलिए हमने संसदीय प्रणाली को अपनाया। और संसदीय प्रणाली कहाँ की विशेषता है, वो विशेषता है ब्रिटिश संविधान की। तो हम इस पे आंसर क्या करेंगे अपना, सी मतलब ब्रिटिश संविधान से प्रेरित है हमारी संसदीय प्रणाली। हमारी संसदीय प्रणाली कहां से प्रेरित है ब्रिटिश संविधान से। तो इसका हम सी आंसर मारेंगे और अपने अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारी क्या बात कर रहा है, अगला क्वेश्चन बात कर रहा है कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे। वही मैंने आपसे बताया ना कि हमारा संविधान जो है वो प्रेरित है अलग अलग देशों से। तो वही क्वेश्चन फिर आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में मूलभूत मतलब जो फंडामेंटल राइट है वो किस संविधान से लिया गया है। तो आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। और मैंने पिछले वीडियो में अपने एक पूरा वीडियो में बता दिया है कि अपने संविधान में कौन सी चीजें किस देश से ली गई है। तो इन सारी चीजों को जानने के लिए आप पिछला वीडियो, इसका जो पहला पार्ट है उसमें जो क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है उसी क्रम में मैंने उन चीजों को बताया। आप एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा और चीजें याद कर लीजिए। ऐसे काम नहीं चलेगा, एग्जाम निकालना है तो चीजें याद करनी पड़ेगी और क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, रुकना पड़ेगा। खराब तो आपको सब चीजें लगेंगी, पढ़ने बैठेंगे तो आपको लगेगा कि भैया ना पढ़े यार, मन नहीं हो रहा, क्या करेंगे पढ़ के, है ना। वो लगना ही आपको बिल्कुल खराब होने वाला है। लेकिन अगर आप पढ़ने के लिए आए हैं, अगर आपको एक उद्देश्य दिया गया है तो उस उद्देश्य को आप फुलफिल कीजिए, उसको पूरा कीजिए और गर्व से आगे बढ़िए। आगे जब आप बढ़ेंगे तो बहुत सी चुनौतियां आपको मिलने वाली हैं। तो अभी जो चुनौतियां हैं उनका सामना करें। ऐसा नहीं कि जीवन की चुनौतियों से आप हार जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है जब तक कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, ना हम आपको हारने देंगे। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन किसकी बात करता है। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो मैंने अभी आपसे बताया ना कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां। इसमें दो क्वेश्चन पूछेगा, आपसे पूछेगा कि भारतीय संविधान में मूल रूप में क्या, मूल रूप में कितनी अनुसूचियां हैं। तो आप आंसर क्या देंगे, 8। क्या आंसर देंगे, 8। जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ तब सिर्फ 8 अनुसूचियां शामिल थी, 8 अनुसूचियां शामिल की गई थी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हमने और भी अनुसूचियों को शामिल किया। इसी क्रम में पहला संविधान संशोधन होता है, फर्स्ट संविधान संशोधन होता है और हम 9वीं अनुसूची को शामिल करते हैं। फिर धीरे धीरे हम 10वीं अनुसूची को शामिल करते हैं जो दल बदल से संबंधित थी, दल बदल से संबंधित थी नहीं है। उसके बाद 11वीं अनुसूची शामिल की जाती है, हमने पीछे बात किया है पंचायती राज व्यवस्था वाले। फिर आगे नगर पालिका वाली अनुसूची जो 12वीं अनुसूची है वो शामिल की जाती है। मतलब टोटल कितनी अनुसूचियां हैं, क्या 9, क्या 10, क्या 11 या फिर 12। तो आपका आंसर क्या होगा, 12। मतलब वर्तमान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं जो हमारे संविधान में शामिल है। तो अनुसूची 8 भाषा से संबंधित है, 9 भू सुधार या भूमि सुधार से संबंधित है जो पहले संविधान संशोधन द्वारा शामिल की गई थी। 10वीं अनुसूची हमारी शामिल है किससे, दल बदल विरोधी अधिनियम के तहत शामिल है, वो दल बदल विरोध की बात करती है। और 11वीं पंचायती राज और 12वीं नगर पालिका के रूप में शामिल की गई थी। आगे हम देखते हैं अपना
आठवां क्वेश्चन क्या होने वाला है, किसकी बात करता है हमारे आठवां क्वेश्चन क्या मांग रहा है, बोल रहा है कि चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है, अंडर विच आर्टिकल द इलेक्शन कमीशन हैज बीन एस्टेब्लिश्ड। मतलब आपसे पूछ रहा है कि चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया है। तो अनुच्छेद 324 हमारे चुनाव आयोग की स्थापना की बात करता है। अनुच्छेद 324 से 329 तक इसमें बात की गई है हमारे चुनाव आयोग की। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, सी। आठवें का आंसर हमारा होगा सी। जब हम प्रॉपर वे में क्लास करेंगे उसमें हम जितने भी संवैधानिक आयोग हैं, जितने भी गैर संवैधानिक आयोग हैं या सांविधिक आयोग हैं, उन सारे आयोगों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे। अभी प्रश्नों को देखना जरूरी है, प्रश्नों के बारे में चर्चा करना जरूरी है, जानना कि प्रश्न किस तरह के बन सकते हैं। तो प्रश्न इस तरह के निकल के आपके सामने आने वाले वहां से हैं। तो चुनाव आयोग हमारा आर्टिकल किसमें है, अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक, लेकिन एक टिक इसका मारेगा अनुच्छेद 324। नौवां क्वेश्चन हमारी किसकी बात करता है, बात करता है कि सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पर आप दुनिया के सबसे पहले ज्ञात गोदी में आएंगे। गोदी में आएंगे मतलब का ये हुआ, मतलब कि ये बात कर रहा है कि दुनिया में सबसे पहले गोदी बाड़ा मतलब एक बंदरगाह कहां पे पाया गया था, सिंधु घाटी सभ्यता में। तो क्या वो रोपड़ था जो पंजाब में है, या लोथल था जो गुजरात में है, जो बनावली है हरियाणा में, या जो कालीबंगा है राजस्थान में। तो आपको ज्ञात होगा जब आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे तो उसमें जो लोथल आपको मिलता है उसमें बंदरगाह या गोदीवाड़ा के साथ हमको मिलते हैं। ये चीजें आपको एकदम याद होनी चाहिए, बिल्कुल भी भूलने की जरूरत नहीं है। पहला, विश्व में पहला सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है, गोदीवाड़ा कहाँ मिला है हमें, लोथल से प्राप्त होता है। लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। इन चीजों को ज्ञात रखना है। अगला क्वेश्चन 10वां हमारी बात करता है कि गौतम बुद्ध किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त किया। तो यहाँ पे महापरिनिर्वाण का मतलब है कि गौतम बुद्ध को आखिर मृत्यु या मोक्ष कब प्राप्त होता है, कब हम कहेंगे कि उनको और कहाँ पे प्राप्त हुआ। कहाँ पे प्राप्त हुआ, तो क्या वो पावापुरी था, या कुशीनगर था, या फिर लुम्बिनी था, या फिर बोध गया था। तो जैसा आपको पता है कि जब बुद्ध अपने क्रम में होते हैं, दर्शन ज्ञान बांट रहे होते हैं, तो वो कुशीनगर पहुंचते हैं, और कुशीनगर में वो एक चुंद नामक जो लोहार होता है उसके यहाँ एक भोजन करते हैं, और भोजन में चुंद उसको क्या देते हैं, सुकर मांस मतलब सुअर का मांस खाने के लिए देते हैं। लेकिन जब उनको खाने के लिए सुअर का मांस देते हैं तो गौतम बुद्ध उस मांस को उस खाने को पचा नहीं पाते और उनकी तबीयत खराब हो जाती है, और उसके बाद जब उनकी तबीयत खराब हो जाती है तो वहीं पे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका आंसर हम क्या टिक करेंगे, कुशीनगर। लुम्बिनी जो है, लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल में पड़ता है और गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। बोध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। तो इन सारी चीजों को आप याद रखेंगे कि आखिर बुद्ध किससे संबंधित है, किससे संबंधित नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन हमारी बात कर रहा है किससे, वो बोल रहा है कि किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है और बहुत पेटेंट है। ये हाई लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है और लो लेवल के एग्जाम में भी पूछा जाता है। ये आपके एनडीए में भी आएगा, अग्निवीर में भी आएगा, एसएससी में भी आएगा, पेट में भी आएगा, लेखपाल में भी आएगा। हर जगह ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, कहीं भी पूछ सकता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हम लोग निकालेंगे। क्या 1813 का वो चार्टर एक्ट था, क्या 1853 का चार्टर एक्ट था, या 1773 का विनिमय मतलब रेगुलेटिंग एक्ट था, या फिर 1833 का चार्टर एक्ट था। तो आपको आंसर देना है। आंसर आप इसका क्या लगाएंगे, ए, बी, सी या फिर डी। तो मैं आपको बता दूं इसके पीछे की एक राज। सबसे पहली बात कि 1813 में क्या हुआ कि 1813 में अहस्तक्षेप या मुक्त व्यापार की नीति लागू की गई, और 1813 में ही ब्रिटिश कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था, चीन और चाय मतलब भारत में चाय पर एकाधिकार और चीन से एकाधिकार को समाप्त नहीं किया गया। बाकी सारे जितने व्यापारिक अधिकार थे उनको समाप्त कर दिया गया।
लेकिन पूर्णतः व्यापारिक अधिकार, ये बात यहाँ पे चीन और चाय की बात नहीं किया इसने बात किया कि किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। मतलब ये पूरी तरह से कब वाणिज्यिक अधिकारों को समाप्त किया गया, तब हम टिक क्या मानेंगे। अगर ये मेंशन कर देता कि चीन और चाय को छोड़ करके वाणिज्यिक व्यापार अधिकारों को कब समाप्त किया गया, तो हम टिक मारते अपना आंसर 1813। लेकिन ये अगर वाणिज्यिक अधिकारों को सिर्फ मेंशन किया है तो हम आंसर टिक करेंगे 1833, क्योंकि 1833 में जो अधिकार था ब्रिटिश कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो पूर्ण रूप से वाणिज्यिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। आगे हम देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन कौन सा है। 12वां क्वेश्चन हमारी बात कर रहा है भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। तो अभी इससे पहले भी हमने अनुसूचियों पे बात की, 12 अनुसूची है टोटल, उनमें भी हमने जाना कि 8वीं अनुसूची किसकी बात करता है, 9वीं किसकी बात करता है, 10वीं किसकी बात करता है, 11वीं और 12वीं किसकी बात करता है। इसी तरह 7वीं अनुसूची भी हमारे जो समवर्ती सूचीज हैं, जैसे कि राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूचीज हैं, जो सूचियां हैं उनकी बात करता है। और आपसे पूछ रहा है कि कौन सी अनुसूची ऐसी है जो वेतन और भत्ते की बात करता हो, जो हमारे भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, बी। जो हमारी दूसरी अनुसूची है वो किसकी बात करती है, दूसरी अनुसूची हमारे भारत के जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनके वेतन और भत्ते की बात करती है। वहीं चौथी अनुसूची हमारी बात करती है राज्यसभा में सदस्यों की संख्या की। अगला क्वेश्चन अपना देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन किसकी बात करता है। बात करता है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है या कौन होता है, कौन है या कौन होता है। तो योजना आयोग या नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा कौन होगा, भारत का जो प्रधानमंत्री होगा वही उसका अध्यक्ष होगा। तो वर्तमान में योजना आयोग तो समाप्त हो चुका है, तो उसके नीति आयोग ही चलेंगे। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री जी हैं। और योजना आयोग अगर होता तो उसके अध्यक्ष कौन होते, तो उसके अध्यक्ष भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी होते। तो इसका आंसर हमारा होगा बी आंसर इसका होगा। मतलब योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हमेशा होते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि किसकी बात करता है। अगला क्वेश्चन बात कर रहा है कि भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है। जो भारतीय संसद है उसका अपर हाउस किस नाम से जाना जाता है, क्या उसको बोलते हैं। क्या उसको हम सेनेट बोलते हैं, क्या उसको हम राज्यसभा बोलते हैं, क्या उसको हम हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं, या उसको हम विधान सभा बोलते हैं। तो आपको पता होगा कि जो अपर हाउस है सेनेट, वो सेनेट कहाँ का है, वो है अमेरिका का। जो अपर हाउस सेनेट है वो अमेरिका का है। और जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वो कहाँ का है, वो है ब्रिटेन का या ब्रिटिश का। आपको पता होगा कि जैसे अपने यहाँ 2 सभाएं हैं ना, एक लोकसभा एक राज्यसभा, तो उसी में जो राज्यसभा है वो अपर हाउस बोली जाती है और लोअर हाउस कौन सी बोली जाती है, कौन सी बोली जाती है, लोकसभा। मतलब निम्न सदन बोला जाता है लोकसभा को और उच्च सदन बोला जाता है राज्यसभा को। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, बी होगा। बी हम टिक करेंगे और अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। 15 क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन, इनको आपको याद रखना है, कॉपी में लिखना है, देखना है सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं, सारी चीजों को सुनना है। इसी तरह आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे और ध्यान दीजिएगा कि जैसे जैसे क्वेश्चन दिया जाए उसको आप अच्छे तरीके में तैयार करते जाएं। ये नहीं कि अरे ठीक है छोड़ दिया, आज छोड़ दिया बाद में देख लेंगे, ऐसे छोड़ते जाएंगे, चीजें पाइलअप होती चली जाएंगी और धीरे धीरे आपको अपने एग्जाम से बाहर करती चली जाएंगी। तो जैसे हो, जब आपको काम मिले तुरंत कंप्लीट करिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप देखिए, जितनी बार देख के समझ सकते हैं उस तरह आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा किसकी बात करता है कि उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है कहाँ का, क्या वो राज्यसभा का होता है या लोकसभा का होता है या योजना आयोग का होता है या राष्ट्रीय विकास परिषद का होता है। तो अभी मैंने बताया कि हमारा जो राज्यसभा है वो क्या है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है एक तरह का। कहाँ का, जैसे ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स है तो अपने यहाँ वो राज्यसभा है, उसको हम क्या बोलते हैं, अपर हाउस बोलते हैं। तो जो राज्यसभा होगी वहां का जो पदेन अध्यक्ष होगा वो कौन होगा, उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति वहां का पदेन अध्यक्ष होता है, कहाँ का, राज्यसभा का। तो इसका आंसर जो होने वाला है वो क्या होगा, ए।
याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके आगे आने वाले क्वेश्चन में सर्वेगा। इसी तरह फिर पूछेगा कि उपराष्ट्रपति कहाँ का पदेन अध्यक्ष है, किस संस्था का, या कि कहाँ का पदेन अध्यक्ष है, तो आप टिक क्या मारेंगे, राज्यसभा का। तो ये रहे हमारे 15 बेहतरीन क्वेश्चन, और इन क्वेश्चन के श्रृंखला में ये दूसरा वीडियो हमारा है। पिछला वीडियो भी आप देखिए, ये वाला वीडियो भी आप देखिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और इसके जितने भी क्वेश्चन है उनको अपने कॉपी में अच्छे से लिख करके और एक प्रॉपर वे में तैयार करिए, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है। और अगर आप सही से तैयारी नहीं करेंगे तो आप एग्जाम में पीछे छूट जाएंगे, और आपका दोस्त या सहपाठी आपको बाहर कर देगा और वो सिलेक्शन ले जाएगा। तो जो लगा रहेगा वो पक्का सिलेक्ट होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है, किसी भी हालत में कोई उसको रोक नहीं सकता है। और हम आपकी इस दौड़ में शामिल हैं, आपको विजेता बनाने में। हम सोल्जर डिफेंस एकेडमी आपको हर तरह से साथ देंगे, चाहे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे हमारे ऑफलाइन बैचेस के लिए हो। हमारा नीचे दिया गया नंबर जो है, आप उस पर संपर्क करिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइए, और इसी तरह हमारे साथ सामंजस्य बनाए रखिए। तब तक के लिए हम विदाई लेते हैं, जब अगला वीडियो हमारा आएगा, तब तक के लिए जय हिंद।